देखो भाई करेंगे क्या, जैसे रविशंकर सर करा रहे हैं अभी सेंटर ऑफ मास है ना, तो सिर्फ उसमें स्प्रिंग वाला बचा हुआ है ड्रामा जो सर कराएंगे, बाकी आगे का मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इम्पल्सिव फोर्सेस और कोलिजन से। ठीक है, उसके बाद उन्हें नया चैप्टर दे देंगे, रोटेशन भी मैं ही करा दूंगा। ठीक है, चलो लिखो जरा। इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है, लिखो। व्हेन फोर्स ऑफ relatively higher magnitude when force of relatively higher magnitude acts for very small interval of time, very small interval of time। ठीक है, तो हमने क्या कहा, when force of relatively higher magnitude acts for very small interval of time। ठीक है, इतनी बात। then such force is referred as impulsive force, such force is referred as impulsive force। अब यहां पर खेल क्या है, ध्यान सुनना। यहां पर इशू ये है कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए और जिस समय के लिए लगे वो बहुत छोटा हो। मतलब कैसे, अगर मैं कहता हूं 10 न्यूटन फोर्स लगता है, ठीक है, इतनी बात, फॉर व्हाट टाइम, टाइम इंटरवल इतने टाइम के लिए, तो ये कैसा फोर्स कहलाएगा, इम्पल्सिव। और अगर मैं ऐसा कहता हूं 10 न्यूटन फोर्स लगता है फॉर 10 सेकेंड्स, तो दिस इज नॉन इम्पल्सिव। मतलब कंपैरिजन इसमें किसके बीच में है, फोर्स के मैग्नीट्यूड और टाइम इंटरवल के ऊपर। ठीक है, इतनी बात। तो हमेशा ही ध्यान रखना, अगर मैं ऐसा कहूं कि 1000 न्यूटन का फोर्स या 10,000 न्यूटन का फोर्स 1 सेकंड के लिए लगता है, तो दिस इज इम्पल्सिव। लेकिन ये इम्पल्सिव नहीं। ठीक है, कंपैरिजन किसके बीच में है, आपस में कंपैरिजन है फोर्स के मैग्नीट्यूड और टाइम इंटरवल के बीच में। ठीक है, इतनी बात। तो इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब देखो भाई, तो ये बात क्लियर है कि हम कैसे बात करेंगे, जो फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड उसका क्या हो, बड़ा हो, इन कंपैरिजन टू व्हाट, टाइम इंटरवल, उसको इंपल्सिव कहेंगे। अब लिखो जरा, लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स gravitational force and spring force are always non-impulsive। मतलब ग्रेविटेशन और स्प्रिंग हमेशा नॉन इम्पल्सिव होंगे। ठीक है, इतनी बात। लिखो दूसरा, नॉर्मल फोर्स, मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स कॉमा टेंशन एंड फ्रिक्शन may be impulsive or may be non-impulsive, may be impulsive or may be non-impulsive। ठीक है, मतलब टेंशन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इंपल्सिव भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, कुछ केसेस में नॉन इंपल्सिव भी हो सकते हैं। एक और चीज लिखो जरा, इन अ सिस्टम, अगर कोई सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, इन अ सिस्टम impulsive force is always counterbalanced by another impulsive force। impulsive force हमेशा सिस्टम के अंदर दूसरे impulsive force से क्या होगी,
काउंटर बैलेंस होगी। क्लियर इतनी बात? कोई इशू है इसमें? ठीक है, अब जरा देखो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, इतनी बात। एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखो आप, इस ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा होगा? M1G, ठीक है, इतनी बात। ये ग्राउंड को दबा रहा होगा कितने से? एक्शन N1 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, रिएक्शन N1 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि ये N1 और ये M1G किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। और ये N1 किस पे लग रहा है? ग्राउंड पे। सेम वे ओवर हियर, M2G ये ग्राउंड को दबा रहा है कितने से? सपोज N2 से। एक्शन उतना ही रिएक्शन। अब आप एक चीज देखो, इसमें M1G और M2G दोनों क्या हैं? नॉन इंपल्सिव। और N1 और N2 कैसे हैं? नॉन इंपल्सिव भाई, ठीक है, इतनी बात। क्योंकि तो लग ही रहा है हमेशा लॉन्गर टाइम के लिए, कोई ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या है? N1 N2 M1G and M2G all non impulsive। अपने आप ये बात प्रूव हो गई कि भाई नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स केस डिपेंडेंट है। देखो इस केस में क्या आ रहा है? नॉन इंपल्सिव आ रहा है। अब एक मिनट ध्यान सुनो, अगर मैं इसको ऐसे धक्का दे देता हूं और इसको ऐसे धक्का दे देता हूं, ठीक है, अभी एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। टक्कर मारेंगे तो जिस मोमेंट पे टक्कर मारेंगे उस मोमेंट पे इधर की तरफ इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स R, और इस पे इधर की तरफ लगेगा क्या? R। हाँ या ना? अब जरा देखो, ये R फॉर अ मोमेंट लगेगा, ऐसा तो नहीं लंबे टाइम के लिए लगेगा। तो ये R क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन कैसा हो गया? ये इंपल्सिव हो गया। तो R इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज इंपल्सिव। हाँ या ना? आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो करा दिया ना सर ने? ठीक है, R इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज इंपल्सिव। अब मजेदार बात देखो, अगर हम सिस्टम मानते हैं, देखो एक मिनट, अगर हम इसको सिस्टम मानते हैं तो अगर ये एक्शन हो गया तो ये उसका क्या हो गया? रिएक्शन। बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। और ये इंपल्सिव है तो ये भी क्या होगा? काउंटर बैलेंस करने वाला भी क्या होगा? इंपल्सिव होगा, नॉन इंपल्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये कहानी आ गई। ठीक है, अब एक और चीज है बेटा, एक पॉइंट और आता है। इंपल्सिव फोर्स लगने पे इसका मोमेंटम क्या करेगा? चेंज करेगा। और इसका भी क्या करेगा? चेंज करेगा। मतलब जब भी इंपल्सिव फोर्स लगेंगे बॉडीज पे तो लीनियर मोमेंटम क्या करेगा? चेंज करेगा। लेकिन सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। देखो सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है। तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। लेकिन इसका इंडिविजुअली और इसका इंडिविजुअली क्या करेगा? चेंज करेगा। तो आप लिखो जरा अगला पॉइंट, पहले से बना लो फिर लिखो। बना लिया? लिखो, impulsive forces change linear momentum of individual bodies of system। हाँ या ना? इंडिविजुअल बॉडीज ऑफ सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। बट लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम
will remain conserved, but linear momentum of system will remain conserved. क्लियर है भाई? अरे ठीक है। अगला देखो बेटा, ये ग्राउंड है, मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं ताकि फ्री बॉडी डायग्राम बना सकूं। ठीक है, अब देखो भाई, दो बॉल हैं, एक जमीन पे थी, एक ऊपर से गिर गई। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जब ये ऊपर से गिरा तो इस पे नीचे क्या लग रहा होगा? M1G। इसने इसे दबाया होगा कितने से? N1 एक्शन, तो ऊपर क्या? N1 रिएक्शन। कोई इशू है इसमें? दूसरी चीज, इस पे क्या लगेगा? M2G। इसने इसे दबाया ग्राउंड को कितने से? N2 एक्शन, तो ऊपर क्या? N2 रिएक्शन। ये कहानी है। अच्छा एक बात हो, जब तक ये बॉल इस पे नहीं गिरी थी तब तक N2 बराबर क्या था? M2G था, और तब तक N2 क्या रहा होगा? नॉन इम्पल्सिव, क्योंकि वो तो फिक्स था। हाँ या ना? लेकिन जब ये बॉल गिरी तो अब जरा देखो, M1G एंड M2G, ये तो क्या है? नॉन इम्पल्सिव। मानते हो या नहीं मानते हो? N1 एंड N2 ये इम्पल्सिव है। अब N2 क्यों इम्पल्सिव हुआ? क्योंकि जब टक्कर हुई तो N2 का मैग्नीट्यूड अचानक थोड़े समय के लिए बहुत तेजी से क्या कर गया? बढ़ गया। ठीक है, इतनी बात। तो एक और चीज लिखो, लिखो इफ magnitude of any force increases by larger magnitude for very short duration of time, मतलब अगर कोई फोर्स अचानक बड़े मैग्नीट्यूड से बढ़ जाए बहुत छोटे से टाइम के लिए, ठीक है, देन सच फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। तो N2 पहले तो M2G था, लेकिन अचानक टक्कर होने के मोमेंट पे क्या कर गया? बढ़ गया। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे। कोई इशू है इसमें? कोई दिक्कत किसी को भाई? ठीक है, अब ये भी हो गया, तो ये बात क्लियर हो रही। और देखो, ये इम्पल्सिव है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये इम्पल्सिव है। ठीक है, इतनी बात। ये इम्पल्सिव है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये इम्पल्सिव है। ठीक है, इतनी बात। अब अगली चीज देखो भाई, दोनों बॉल ग्राउंड पे हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग बनाया डायग्राम में बस। अब आप एक चीज देखो, ये बॉल इधर की तरफ आ रही है। ठीक है, ये बॉल इधर की तरफ आ रही है, फ्रिक्शन भी है। क्या चीज है? फ्रिक्शन भी है। ऐसा मान लेते हैं फ्रिक्शन भी है। ठीक है, अब जरा देखो, ये बॉल इधर की तरफ आ रही है और इनके बीच में टक्कर हो गई, मैं ऐसा मान रहा हूँ। ठीक है, जब तक ये दोनों बॉल चुपचाप से पड़ी रही होंगी तो इस पे नीचे M2G, ऊपर N2, यहाँ M1G, ऊपर क्या? N1। ऐसा रहा होगा, कुछ नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो अब ये बॉल को मैं इधर की तरफ ला रहा हूँ। मानो टक्कर हो गई इनकी। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, एक मिनट, ये ऐसे आ रहा था बेटा। ठीक है, इतनी बात। अब यहां देखो, अच्छा एक और चीज,
इस पे ऐसे करके एक रिएक्शन लगेगा क्या, आर, और इस पे एक्शन भी, इसको दबाएगा एक्शन, तो उस पे क्या, रिएक्शन आर। ये कहानी हो गई। दूसरी चीज बेटा, इस पे फ्रिक्शन पहले पीछे लग रहा था, ठीक है, इतनी बात तो मान लेते पीछे ही लग रहा है अभी भी, F1, और अब ये आगे जाने लगा तो इस पे फ्रिक्शन कितना आ गया पीछे, F2, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब मुझे डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से फोर्सेस क्या हैं, इंपल्सिव और कौन कौन से नॉन इंपल्सिव। तो सबसे पहले देखो, M1G कैसा, नॉन इंपल्सिव, M2G कैसा, नॉन इंपल्सिव, और कोई नॉन इंपल्सिव फोर्स, N1, क्योंकि बेटा N1 पहले क्या था, M1G के बराबर, टक्कर के बाद R का एक कंपोनेंट ऊपर आ गया जिसकी वजह से N1 क्या कर गया, घट गया, N1 डिक्रीज कर गया। और मैंने क्या पढ़ाया आपको, जो फोर्स अचानक मैग्नीट्यूड में क्या करे, बढ़े, ठीक है, इतनी बात, वो इंपल्सिव होता है, जो घटेगा उसको इंपल्सिव में हमने नहीं डाला है। तो ये क्या हो गया, N1, और कोई फोर्स F1, F1 भी तो घट गया, क्योंकि F1 पहले क्या था, म्यू N1, और बाद में N1 की वैल्यू क्या कर गई, घट गई, तो F1 इज ऑल्सो व्हाट, नॉन इंपल्सिव। ठीक है, अब बाकी चीजों पे आ जाओ। आर इंपल्सिव अचानक डेवलप हुआ, हाँ या ना, N2 इंपल्सिव हो गया अब, क्योंकि आर की वजह से N2 क्या कर गया, बढ़ गया, और F2 भी तो बढ़ गया अचानक, डायरेक्शन कुछ भी उससे मुझे मतलब नहीं है अभी, ठीक है, तो बाद में बात करेंगे। तो F2 भी क्या हो गया, इंपल्सिव। ये सारे के सारे कौन से फोर्सेस हैं, इंपल्सिव हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है, इंपल्सिव भी हो सकता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इंपल्सिव भी हो सकता है, नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है, इतनी बात। और देखें अगली चीज, देखो आप, बढ़े आगे। हाँ, उस वक्त के लिए जब इंपल्सिव होगा वो, तो M1G इसको काउंटर करेगा। M1G कौन सा, ये इंपल्सिव कहाँ है, N1 को तो मैंने नॉन इंपल्सिव, N2, M2G प्लस R का ये कंपोनेंट मिल के क्या बराबर होगा, N2 के। तो इस, हाँ बता, ये भी हो जाएंगे, ये इंपल्सिव हो गया, और दोनों भी इंपल्सिव हो जाएंगे। ये दोनों क्यों होंगे, M2G तो अलग फोर्स है, वो क्यों इंपल्सिव होगा, R इंपल्सिव है क्योंकि वो तो अचानक डेवलप हुआ, पहले R की वैल्यू क्या थी, 0, अचानक बढ़ के कुछ बड़ी वैल्यू आ गई बहुत थोड़े समय के लिए, जब तक कांटेक्ट में है, तो R इंपल्सिव हुआ ना, M2G तो बाद में भी रहेगा जब ये अलग चला जाएगा। हो गया भाई। अब इसके बाद अगली कहानी देखो, ये हमारे पास सीलिंग है, ये आइडियल धागा, एक ब्लॉक लटका दिया इससे, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, नॉन इंपल्सिव। अब आप एक काम करो, इसी डायग्राम में अब देखो, यहां पर टी क्या था, नॉन इंपल्सिव। अब हमने क्या करा, ऐसे बॉल गिरने दी इस पे एक, ठीक है, इतनी बात। अगर ये बॉल ऐसे गिरती है, ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, इस बॉल पे अचानक टक्कर मारने के दौरान ऐसे एन आएगा, ऐसे करके यहां पर भी क्या आएगा, एन आएगा कि नहीं आएगा, अरे मानते हो या नहीं मानते हो, नीचे क्या आएगा, mg, और यहां पर अब क्या, टी डैश, ठीक है।
अब एक बात तो n कैसा है, इम्पल्सिव, t डैश भी क्या हो गया, इम्पल्सिव हो गया क्योंकि अचानक बढ़ गया, लेकिन mg क्या है, अभी भी नॉन इम्पल्सिव, तो mg इज नॉन इम्पल्सिव। t डैश एंड n इम्पल्सिव। कोई दिक्कत है भाई? तो ये कहानी आ गई हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। बढ़े आगे। अब एक चीज देखो, आप मिटा दूं इसे, बिल्कुल करेंगे भाई साहब, ठीक है। अब जरा देखो, अब क्या इशू हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी सिस्टम पे फोर्स लगता है F, तो दैट इज इक्वल टू dp बाय dt। यही हुआ कि नहीं हुआ? F इज इक्वल टू dp बाय, यार ये मिटता क्यों नहीं है, समझ में नहीं आया आज तक। यार हाथ से मिट जाता था, ये क्या हो रहा है? F इज इक्वल टू dp बाय dt, ठीक है। F dt इज dp, पता है बात हमें, ठीक है। dt इज व्हाट, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस ड्रामे को हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। कौन सा इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स। क्या कहते हैं हम इसे, लीनियर इम्पल्स। एंड दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यस और नो? हाँ या ना? अब दूसरी चीज, dp change in linear momentum is parallel to direction of force applied, या हम क्या कह सकते हैं, parallel to direction of impulse। जिस डायरेक्शन में इंपल्स लगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, बाकी किसी डायरेक्शन में नहीं भाई, ठीक है। ये दिख ही रहा है, एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, दो वेक्टर क्या लिखे हुए, बराबर लिखे हुए, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी, तो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी हमारे पास फोर्स लगेगा या इंपल्सिव फोर्स लगेगा, तो मोमेंटम में चेंज जो भी आएगा बॉडी के, वो किसके डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में इंपल्स लगा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज ये आ गया, अगर हम ऐसे देखें, ग्राफिकली देखें इसे, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, इतनी बात। तो अब एफ डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम कर्व गिव्स अस चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स, ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया अंडर एफ वर्सेस टी कर्व gives change in linear momentum in direction of force। ये कहानी आ गई हमारे पास, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है? अब जरा देखो यार, तो हमने क्या क्या सीख लिया कि अगर इंपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, इतनी बात,
तो बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो सकता है लेकिन सिस्टम का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, कैंसिल। ये तो मैंने किसी एक बॉडी के लिए लिखा है। अगर मैं सिस्टम वर्ड यूज करूं तो ये चीज अपने आप क्या हो जाएगी, जीरो, डीपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कुछ है, ठीक है इतनी बात। बीच में एक रस्सी है आइडियल, मास एम, बुलेट ऑफ मास एम, ये यू स्पीड से आ रही है और इससे टकराने के बाद, मतलब इसको मैंने बी कह दिया, क्या कह दिया, बी, और इसको ए। ठीक है, लिखो जरा, आफ्टर कोलिजन बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन बी, आफ्टर कोलिजन बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन ब्लॉक बी। कोलिजन के बाद बुलेट ब्लॉक बी में क्या कर जाती है, एम्बेड कर जाती है। आपने क्या क्या बताना है, सुनो, आपने बताना है impulse of tension on block B, impulse of normal contact force on bullet, and final velocity of block A। चलो अब जरा देखो बेटा, ध्यान सुनना। अब आप ऐसे देखो, अगर मैं अगला डायग्राम बनाता हूं, एक चीज देखो, जब बुलेट बी को हिट करेगी तो इस पे एक ऐसे करके एन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, एक्शन, उतना ही इस पे क्या आ जाएगा, एन, रिएक्शन। हाँ लेकिन अब बुलेट किसका पार्ट है, बी का पार्ट है, एम्बेड कर गई है। ठीक है, अब एक चीज और बेटा, एक चीज और देखो, बुलेट इस ब्लॉक बी की कुछ ना कुछ स्पीड आ गई होगी टक्कर मारने के बाद, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, मान लो v आ गई। जैसे ये v आया, धागा टाइट हो गया होगा और धागे की स्पीड भी क्या आ गई होगी, v आ गई होगी, साथ में अटैच्ड है, तो धागे में टेंशन क्या आ गया, t, और ये क्योंकि अटैच्ड है तो ये भी क्या, t, और इसकी भी कितनी आ गई होगी, v, और इस भाई की भी कितनी हो चुकी है, v, क्योंकि ये तो b के अंदर घुस गया। अरे फाइनल वेलोसिटी बुलेट इज आल्सो व्हाट, v, हाँ या ना। देखो मेरे पास एक तरीका था, मैं इसको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके करा देता, मैं किससे करा रहा हूँ आपको, इम्पल्स से, फिर लीनियर मोमेंटम से भी कर लेंगे। अब ये कहानी है, बाकी मैंने फोर्सेज नहीं बनाए, मैंने इसका मास mg और ऊपर वाला n नहीं बनाया, इसका mg और ऊपर वाला n नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो दोनों क्या है, नॉन इम्पल्सिव, और एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उस डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अरे भाई ठीक है ये बात। अब आप देखो एक मिनट, अब अगर हम बात करें ए की, तो इम्पल्स ऑन ए इज टी डी टी। अरे इम्पल्सिव फोर्स हुआ ना, अचानक डेवलप हुआ, तो टी डी टी, इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स, इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ व्हाट, ए। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज व्हाट, फाइनल मोमेंटम इज एम वी, इनिशियल वाज व्हाट, जीरो। कोई इशू है इसमें, कोई दिक्कत है भाई, नहीं। अब आ जाओ आप किस पे, अच्छा आगे की डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया जो भी वेक्टर है, और पीछे की तरफ क्या, नेगेटिव। अब बुलेट पे आ जाओ, बुलेट पे क्या लग रहा है, सिर्फ एन लग रहा है, और किधर लग रहा है, पीछे, तो माइनस एन डी टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी माइनस इनिशियल एम इंटू यू, दोनों आगे की तरफ है, दोनों पॉजिटिव लिए, तो फाइनल इज एम वी
माइनस एम यू। कोई दिक्कत है भाई? अब आ जाओ आप किस पे, बी पे। एन आगे लग रहा है इम्पल्स और टी किधर लग रहा है, पीछे। तो एन डी टी पॉजिटिव और टी डी टी नेगेटिव इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, इतनी बात। आप खुद देखो यार, एन से एन कैंसिल हो रहा है, बैलेंस है देखो, और टी से टी कैंसिल हो रहा है। इंपल्सिव फोर्स पूरे सिस्टम पे हमेशा बैलेंस थे, कभी अलग नहीं होते थे कि बच जाए कुछ। अगर मैं दोनों ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सारे ऐड कर दूं, ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, जीरो। राइट हैंड साइड इज व्हाट, 3mv माइनस एम यू। तो v इज इक्वल टू u/3। हाँ या ना? और ये तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने पे भी आ जाता है। क्यों? इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट, mu, एंड फाइनल मोमेंटम इज व्हाट, 3mv। सारे के सारे v से चल रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है। अब लेकिन मुझे निकालना था इम्पल्स। अब कैसा, किसका इम्पल्स निकालना? इम्पल्स ऑफ, पहला क्या था, टेंशन ऑन ब्लॉक ए। तो वो तो ये रहा। कितना हो गया, आंसर क्या आ गया, टी डी टी इज इक्वल टू एम u/3। तो आंसर इज व्हाट, एम u/3। हाँ या ना? यही पूछा है कि नहीं पूछा है? फिर उसने क्या बोला है, नॉर्मल का इम्पल्स। तो mu/3 माइनस एम यू कितना हो गया, -2mu/3। हाँ या ना? तो इम्पल्स ऑफ नॉर्मल हाँ या ना? ठीक है। फिर और क्या पूछा उसने, आ गया, सारा कुछ आ गया। ठीक है, इतनी बात कर लोगे, क्लियर है? अगला देखते हैं। ऐसा कुछ अरेंजमेंट है हमारे पास, धागा स्लैक है, मतलब मैंने इसे रोक रखा है ऐसे, तभी स्लैक हो सकता है। मैं छोड़ दूंगा तो टाइट हो जाएगा धागा, गिरने लगेगा, हाँ या ना? तो मैंने इसको रोक रखा है, धागा स्लैक था। ठीक है, बी का मास 1 kg और ए का मास 2 kg। अब वो क्या कह रहा है, हमने, लिखो, ब्लॉक बी इज रिलीज्ड नाउ, ब्लॉक बी इज रिलीज्ड नाउ। ब्लॉक बी को हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, when block B falls half meter vertically, वर्टिकली गिरेगा रिलीज करने पे तो, हाँ या ना? हाफ मीटर वर्टिकली, स्ट्रिंग बिकम्स टाउट। ठीक है, फाइंड इम्पल्स ऑन पुली। ठीक है, पुली के ऊपर कितना इम्पल्स आएगा। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो एक मिनट, हाँ, ध्यान सुनना यार, अजीब हो गई। जब ये हाफ मीटर नीचे गिरेगा तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी √2gh। तो कितना, √g के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी धागा टाइट होने से जस्ट पहले कितनी, u0, कितनी, √2 × 10 × ½ दैट इज व्हाट, √10। कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा? और √g है यानी कि √10।
अब एक चीज देखो, अब इस मोमेंट पे अचानक धागा क्या हो गया, टाइट हो गया, टी, अब ये जो टेंशन लगा किस पे, बी पे, ये क्या करना चाहेगा, इस बी के मोमेंटम को चेंज, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स है, और ये जो टेंशन ए पे लगा वो ए के मोमेंटम को क्या करना चाहेगा, चेंज। ठीक है, इतनी बात। लेकिन एक चीज बताओ, सेम धागे से कनेक्टेड है या नहीं है? धागा इनएक्सटेंसिबल होता है आइडियल, तो इसकी लेंथ तो बढ़ या घट नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, तो जैसे ही टाइट होगा धागा, अगर इसकी वेलोसिटी v हो गई तो इस भाई की वेलोसिटी भी क्या होगी, v होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, इंपल्सिव फोर्सेस वाली इक्वेशन लगा देते हैं। तो अब क्या हो गया, इसको देखो, t dt इज इक्वल टू 2 इंटू वी। ठीक है, इस पे देखो t ऊपर है तो ऊपर की तरफ नेगेटिव ले लिया, नीचे की तरफ पॉजिटिव, कितना, माइनस टी डी टी इज इक्वल टू 1 इंटू वी माइनस 1 इंटू यू, दैट इज अंडर रूट 10। हाँ या ना? कोई दिक्कत है भाई इसमें? अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है इतनी बात, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। जीरो इज इक्वल टू 3v माइनस रूट 10, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 10/3। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? ये आ गया, v आ गया। अब मुझे टेंशन चाहिए पहले तो, ठीक है, तो टेंशन भी आ गया, यहां डाल दूं तो टी डी टी आता है कि नहीं आता है, तो टी डी टी इज इक्वल टू, उसमें डाल दिया 2/10/3। ये टेंशन का इम्पल्स है, हाँ या ना? टेंशन का इम्पल्स इतना है। अब एक मजेदार बात देखो, पुली के ऊपर कितना है, टी डी टी ये रहा, टी डी टी ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, t√2 dt आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? तो इम्पल्स को जे से डिनोट कर रहा हूं, ऑन पुली, कितना आ गया, t√2 dt। अब टी डी टी की वैल्यू आपको पता ही है, कितना हो गया, 2√2 √10/3। जो भी लिखना चाहो लिख लो, जैसे भी। क्लियर है इतनी बात, नोट करो इस बकवास को। एक और देख लेते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं, गायब करें इसे। क्वेश्चन क्या अपने पास, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल के ऊपर बेटा, हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल, ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल दो पार्टिकल ए और बी रखे हुए हैं, टेबल के ऊपर है, स्मूथ टेबल है, हॉरिजॉन्टल है, दो पार्टिकल रखे हुए हैं ए और बी, दोनों का मास m है, अब दोनों को एक धागे से बांध रखा है, धागे की एक्चुअल लेंथ 2l है, लेकिन अगर इन दोनों को किसी लाइन से ज्वाइन करूं तो ये लेंथ l है हमारे पास। ठीक है, इतनी बात। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज l, और एक्चुअल लेंथ आइडियल धागे की कितनी है, 2l है। ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या कह रहा है, इस b वाले पार्टिकल को इसके परपेंडिकुलर u0 वेलोसिटी दे दी गई, कितनी वेलोसिटी दे दी गई, u0। ठीक है, इतनी बात, ऐसा कुछ हो गया। अब आपने क्या बताना है, जब धागा टाइट हो जाता है उसके बाद, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज टाउट, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज टाउट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉल्स। करना चाहोगे, करो। देखो भाई, ये सीधे चलेगा जब तक धागा स्लैक होगा, ये सीधे ही चलेगा ना जब तक धागा स्लैक होगा। ठीक है,
ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा देखो एक मिनट, अब एक बात बताओ, ये कितना 2L हो गया कि नहीं हो गया? और अगर ये 2L हो गया तो ये एंगल कितना 60। अब एक मिनट ध्यान सुनो, धागा टाइट होने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है u0, हाँ या ना? धागा टाइट होने से पहले तो इसकी इस डायरेक्शन में u0 है, ये तो पक्का क्लियर है। ठीक है, धागा जब टाइट हुआ बेटा तो जरा देखो, जैसी धागा टाइट हुआ इस पे टेंशन ऐसे लगा और इस भाई पे टेंशन ऐसे लगा, हाँ या ना? ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? अब एक मजेदार बात देखो, इस टेंशन के इंपल्स ने इस डायरेक्शन में इसका क्या चेंज करा होगा, मोमेंटम, और इस टेंशन के इंपल्स ने इसका इस डायरेक्शन में क्या चेंज करा होगा, मोमेंटम, हाँ या ना? क्लियर। चलो अब जरा देखो एक मिनट, आप एक चीज देखो, मान लो ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी आ जाती है, वी ए आ जाती है, ठीक है, इतनी बात, कितनी आ जाती है वी ए, तो इसकी भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, वी ए ही होगी। भाई धागा टाइट हो चुका है, along the length of string velocity will be what, same, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा एक और चीज, टेंशन किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन, या इसको एक काम करो, वी ए ना करके इसको वी नॉट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वी नॉट, और इस डायरेक्शन में आ गया वी जेड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वी जेड, ठीक है, इतनी बात। एक्चुअल में ये बॉल किससे आ रही थी, यू नॉट से, ध्यान सुनना, किससे आ रही थी, यू नॉट से, ठीक है, यू नॉट से आ रही थी, टेंशन की वजह से इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम क्या कर गया, चेंज कर गया, क्या इस डायरेक्शन में चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, क्योंकि इम्पल्स कैन ओनली चेंज मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, उसके परपेंडिकुलर तो कभी चेंज नहीं कर पाएगा। अब मजेदार बात देखो, अगर ये यू नॉट आ रहा था ऐसे, इसको ध्यान से देखना, ये एंगल कितना 30, तो ये 30 तो कितना 60, तो ये कितना है u0/2, जो पहले था वही रहेगा ये, अरे निकम्मो, नहीं मान रहे, रुको एक मिनट, मैं दोबारा बता देता हूँ सारी चीज। आप एक काम करो, अभी मान लेते हैं धागा टाइट नहीं हुआ, टाइट होने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर टाउट, ये कितना रहा होगा, u0 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, अरे हाँ या ना? इसके दो कंपोनेंट, धागे के परपेंडिकुलर u0/2 और धागे के अलोंग u0√3/2, यस और नो? मैंने इस वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट लिए, एक धागे के अलोंग और एक धागे के परपेंडिकुलर। अब इसका काम ही नहीं है, दिस वाज बिफोर कोलिजन, ठीक है, इतनी बात। अब जरा कोलिजन के बाद बात करते हैं, ऐसे आगे कि नहीं आगे, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, ये टेंशन किस डायरेक्शन में मोमेंटम को चेंज कर सकता है, अलोंग द स्ट्रिंग, उसके परपेंडिकुलर तो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मान लो फाइनली हो गई v0, तो इसकी भी कितनी होगी v0, यही कहानी है या नहीं है? इसको बदल नहीं पाएगा ये, क्यों नहीं बदल पाएगा, क्योंकि इंपल्स उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज करता है जिस डायरेक्शन में लगे, उसके परपेंडिकुलर तो उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं आया, जीरो हो गया, हाँ या ना? तो अब जरा देखो कितना आ गया, t dt इज इक्वल टू इसका फाइनल मोमेंटम mv0, इनिशियल कितना था जीरो, इसके लिए देखें माइनस t dt, फाइनल मोमेंटम कितना mv0, इनिशियल कितना mu0√3/2, हाँ या ना? पक्का ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दूं,
तो कितना आ गया? हाँ या ना, ये आ गया। तो ए की वेलोसिटी तो यही आ गई। अरे ए की तो वेलोसिटी यही रह गई कि नहीं रह गई? ए वाला तो ऐसे ही चला, तो वेलोसिटी ऑफ ए फाइनली अब बी के साथ देखो, बी के पास ये भी तो बचा हुआ था निकम्मा। हाँ या ना? तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ बी इज अंडर रूट यू नॉट स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 यू नॉट स्क्वायर बाय 16। हाँ या ना? तो कितना आ गया बेटा? आगे कि नहीं आ गया? सिंपल है, कर लोगे सब लोग? अरे क्लियर है यार? एक और क्वेश्चन देख लें, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। मिटा दूं इसे? मतलब आपको जरूरत ही नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, उसकी जरूरत ही नहीं, मगर उसके भी तो सारे सवाल हो रहे हैं। मुझे जरूरत कहाँ पड़ रही है? मैं हो सकता था मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगाता, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, उसके बगैर भी तो सवाल हो रहे हैं। तो हम उसको ना ही करें, हम ज्यादा अच्छा है कि इम्पल्स पे रहें, ज्यादा बेटर तरीका है। अब अगली चीज क्या है? अगला क्वेश्चन देखो। येलो कलर का धागा है जिसकी लेंथ कितनी? एल, आइडियल, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पर पॉइंट मास m है जो धागे के एंड पे बना हुआ है, और इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट मास के बीच में डिस्टेंस कितना है? √3/2l। ठीक है, अब मैंने इसको छोड़ दिया भाई m को, तो क्या करेगा? नीचे आएगा। हाँ या ना? ठीक है, m को छोड़ दिया, लिखो जरा। नाउ बॉल इज रिलीज्ड। अच्छा, बॉल का मास कितना है? 100 ग्राम। लिख लो, मास ऑफ बॉल इज 100 ग्राम। ठीक है, अब बॉल को छोड़ दिया हमने, तो लिखो जरा, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर जर्क एंड बिफोर जर्क। मतलब धागा टाइट हुआ होगा ना अचानक, तो झटका लगा होगा, इंपल्सिव फोर्स। तो उस इंपल्सिव फोर्स के पहले वेलोसिटी बॉल की, और उस इंपल्सिव फोर्स के बाद में। ठीक है, इतनी बात। तो जस्ट बिफोर जर्क एंड आफ्टर जर्क वेलोसिटी ऑफ बॉल। दूसरा, इंपल्स ऑफ टेंशन। तीसरा, तीन चीजें निकालनी है आपको। करना चाहोगे या मैं करूं? है भाई कुछ? बोलो यार। क्या आ रहा है? इनिशियल वाली आ गई होगी, तो इनिशियल वाली में क्या तीर मारा तूने? ढंग का कर। इनिशियल वाली कितनी आई? √2gl। पता नहीं यार, ये भी हो सकता है गलत हो तुम्हारा। गलत है पहला भी। √2gl गलत है भाई। बिफोर स्ट्रिंग बिकमिंग टाउट, वेलोसिटी √2gl नहीं है, कुछ और है। 2√g/l, डायमेंशन ही नहीं मैच कर रही है। होगा तो √gl के टर्म में ही, लेकिन
चलो देखो एक मिनट, मेरी बात ध्यान सुनना भाई, तुम निकम्मे हो सारे के सारे। एक बात बताओ यार, ये बॉल पहले गिरेगी तो सीधे गिरेगी ना, साला यहाँ कैसे पहुंचा दी तुमने, यहाँ पहुंचाई है तुमने, तभी √2GL बोल रहे हो। पहले तो सीधे गिरेगी, धागा स्लैक है तो इसे गिरने तो सीधे। सीधे गिरा और अब धागा टाइट हो गया, ऐसे होगा ना। अब ये लेंथ कितनी हो गई, L, ठीक है, और ये कितना हुआ जरा बताना, L/2 हुआ शायद, हाँ या ना। अबे सीधे ही तो गिरेगा, ऐसे कैसे गिरने लगेगा ये बताओ मुझे। स्लैक था धागा तो वर्टिकली गिरेगा जब तक धागा क्या है, स्लैक है। अब जरा देखो, धागा टाइट होने से पहले वेलोसिटी कितनी हो गई, मैं U मान लूं, वर्टिकली डाउन कितना आ गया, √2GL/2, तो कितना आ गया, √G। ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। अगेन अभी धागा टाइट नहीं हुआ है, बिफोर टाउट है। अब जरा देखो, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग और एक अलोंग द स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग वाले को कुछ होगा ही नहीं, वो तो वैसे ही रह जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट लेते हैं। एक बात बताओ यार, ये एंगल 30 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। ये कितना हुआ, 60, ये 90, तो ये 30, तो इधर कितना आ गया, U cos 30, U√3/2, और इधर की तरफ क्या आ गया, U/2। यही कहानी है या नहीं है, अरे यही है या नहीं है, धागा टाइट होने से जस्ट पहले। अब एक बात बताओ, जब धागा टाइट हो गया, ऐसे करके T डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, ऐसे करके T डेवलप हुआ कि नहीं। अब एक बात बताओ यार, इस T की वजह से इस डायरेक्शन में अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। भाई निकम्मो, धागे की लेंथ थोड़ी बढ़ेगी, अगर इधर की तरफ कुछ भी वेलोसिटी बचती है तो ये धागे की लेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इस T का काम यहां पर क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग फाइनल वेलोसिटी क्या करना, 0 करना। तो टक्कर के बाद तो ये वाली वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे ही है। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज व्हाट, √3/2, और अंदर भी क्या, GL। अरे यस और नो, U की वैल्यू क्या √GL है या नहीं है, तो टक्कर के बाद वेलोसिटी आ गई, आ गई। अब टेंशन का क्या, इंपल्स, यही पूछा है ना। तो देखो जरा, -T/dt इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना, 0, और इनिशियल कितना, mu/2। हो गया भाई, खेल खत्म, आंसर आ गया आपके पास, m√GL/2। क्लियर इतनी बात, तो आप देख लो कितनी बड़ी बड़ी गलती करते हो आप लोग। m की वैल्यू डाल देना जो भी डालनी होगी, ठीक है। अब आते हैं मेन काम पे। ये अपने पास ट्रॉली है, मास कैपिटल M, इसके अंदर एक आदमी है, मास स्मॉल m, और ट्रॉली स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांस्टेंट वेलोसिटी u0 से चल रही है, ठीक, इतनी बात। अब लिखो जरा क्वेश्चन क्या है, इफ मैन जंप्स ऑफ vertically from the trolley
मैन जंप्स ऑफ वर्टिकली फ्रॉम द ट्रॉली। क्लियर इतनी बात? फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली when man has jumped off। चलो निकालो। मैथमेटिकली कर इस बात को। जब तक मैथमेटिकली नहीं कर पाएगा ना तब तक गलत आंसर होता है। किसी और का कोई और आंसर आ रहा हो तो वही बता देना भाई मुझे। जल्दी बोलो। जंप्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रॉली, जैसे ही वो जंप ऑफ कर गया उस मोमेंट पे उसकी ट्रॉली की वेलोसिटी। मुझे क्या मतलब क्या कर रहा है आदमी क्या नहीं कर रहा है, जैसा बोला अंग्रेजी में उतने से ही बात करेंगे हम। इस लड़की का ये आंसर आया भाई, एक का आंसर ये आया, दो लोगों के आंसर आ गए। और बता, हो गया मैथमेटिकली? आंसर तो यू नॉट ही है, वो सही कह रहा है। ठीक है, तो फिर थ्योरेटिकली बता रहा है, ये कह रहा है कि भाई जब वो नॉर्मली जंप किया तो उसने ट्रॉली को नीचे एन दबाया होगा, ऊपर इस पे एन आया होगा, तो कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा ट्रॉली के। लेकिन वो भी थियोरेटिकल हो गया ना, मैंने क्या कहा मैथमेटिकली भी तो होना चाहिए। बता। चलो देखो भाई, मतलब कितनी बड़ी गलती कर रहे हो ये। अरे यार ये क्या बवाल है साला। देखो भाई, इनिशियल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यही है, हाँ या ना? चलो बाद में देखते हैं। आदमी हवा में आ गया ऊपर, इसकी वेलोसिटी v मान ली, आदमी ऊपर की तरफ जंप करके गया होगा तो इस पे वी वाई, और इधर की तरफ यू नॉट। चलती हुई चीज से जब आप छूटते हो तो आपकी वेलोसिटी उतनी ही होती है जितनी आप चलती हुई चीज से छूटे हो। ठीक है, तो यू नॉट होगा कि नहीं होगा आदमी के पास, बता भाई बालक। ठीक है, मैं अगर ऊपर की तरफ भी जंप करूंगा, ये एक बात हो, तो चलती बस से उतरते हो तो जो बस वाली वेलोसिटी होती है आप कैरी फॉरवर्ड करते हो कि नहीं करते हो? वही कहानी है, जब मैं इससे ऊपर जंप करूंगा तो मेरे पास यू नॉट तो होगा ही होगा। अब मैं फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन लिखूं, वाई से तो मतलब ही नहीं मुझे, एम वी प्लस एम यू नॉट, यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या कर सकता हूँ, कंजर्व कर सकता हूँ, क्योंकि कोई और फोर्स नहीं है। तो मैंने दोनों इक्वेट करे, जरा देखना ये टर्म कट जाएगी, v बराबर क्या हो गया, कोई फर्क पड़ा? मैथमेटिकली भी आ गया। तो जब तक हर तरीके से नहीं आता होगा ना तब तक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम गलती करते हैं करने में। ठीक है, अगला देखो भाई। चलो आज इतना ही करो, कोलिजन कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।